Hello friends, I am CSCMN Devashish Goswami and we will start today the revision of external commercial borrowing in our subject called EBCL और ECIPL। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को पढ़ना क्यों। हमारे देश में जो एंटिटीज हैं वो एंटिटीज क्या कर रही है, फॉरेन से पैसा उठा रही है और ताकि वो फॉरेन से अच्छे से पैसा उठा सके, फैसिलिटेट कर सके, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलत चीजें ना हो जाए, इसलिए हमने क्या बनाया है, हमारे देश में क्या बनाया है, ECB फ्रेमवर्क। इज दिस क्लियर? तो पैसा कौन ले रहा है यहाँ पे, परमिटेड रेसिडेंट एंटिटी। किससे ले रहा है, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी। देखिए क्या लिखा है, ECB रिफर टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी हम बाहर से बोरोइंग कर रहे हैं। इट रिफर टू बोरोइंग लोन टेकन और रेज्ड बाय परमिटेड रेसिडेंट एंटिटी, यानी हम यहाँ पे पैसा ले रहे हैं। किससे पैसा ले रहे हैं, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी। क्या फ्रेमवर्क है ये, परमिटेड रेसिडेंट एंटिटी, पैसा ले रहे हैं किससे, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी। तो आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं आगे, कितने तरीके से पैसा लिया जा सकता है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेजरली दो होते हैं जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, FCCB, FCEB। इसको आप समझो थोड़ा डिवेंचर जैसा, ठीक है। इसके अलावा आगे जाके आएगा ADR और GDR जो कि है शेयर के जैसा। ECB रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, लेंडर यानी कौन पैसे दे सकता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले रेसिडेंट ऑफ FATF कंप्लायंट और सिग्नेटरी IOSCO, यानी ये कुछ ऐसे देश के लोग हैं जिन लोग FATF फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स के हिसाब से एकदम सही। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि इनकी लिस्ट बनती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। अगर कोई देश है ना जो बहुत सारे आतंकवादी हमले करता है या बहुत आतंकवादियों को रखता है, तो ऐसे लोग को हम कहते हैं कि ये जो देश है ना, ये देश FATF के ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में, तो आप इनसे पैसे मत लीजिएगा। फिर मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे इंडिया मेंबर है, इंडिविजुअल हु आर फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर मे आल्सो लेंड इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो इंडिविजुअल भी पैसा दे सकता है। इसके अलावा सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, तो इन दोनों में फर्क क्या है सर, यहाँ पे क्या बोला है, मे प्रोवाइड लोन बट ओनली अंडर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन, यानी पैसे दे तो सकता है पर डॉलर में देगा तो चलेगा, रुपीस में देगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मे ऑल्सो पार्टिसिपेट in Indian denominated ECB only when it act as underwriter। ये थोड़ा आसान कर दो मैं आपके लिए, फॉरेन डिनोमिनेशन में कर रहे हो तो पूरा अलाउड है, इंडियन डिनोमिनेशन में कर रहे हो तो तभी अलाउड है जब आप अंडरराइटर की तरह कर रहे हो, वरना अलाउड नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी है, कैटेगरी के साथ साथ आपका MAMP आपको याद रखना है। MAMP यानी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। तो यहाँ पे 4 तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। अगर 50 मिलियन से आपका कम है और आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो MAMP कितना है आपका, 1 साल। फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 5 साल, रुपी लोन वालों के लिए 7 साल, और रुपी लोन अगर आप ले रहे हैं अदर देन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कितना टाइम किया गया है यहाँ पे, 10 इयर्स। तो आपको MAMP बस चार्ट को क्या रखना है, हो सकता है सीधा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं कि बेंचमार्क का जो भी रेट रहेगा, बेंचमार्क रेट क्या होता है, जैसे कई बार हमारे देश वाले ना बोलते हैं लिबर जो है, लिबर यानी जो भी लंदन में एक्सचेंज रेट चल रहा है उस रेट को, या मीबर कर देते हैं MIBOR, तो जो भी रेट है उस रेट का आप क्या करेंगे, 450 बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट यानी जितना भी बेसिस पॉइंट दिया उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो 450 बेसिस पॉइंट दिया है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5%। तो मान लो उस समय लिबर चल रहा है 2%, तो हमारा ऑल इन कॉस्ट कितना होगा, 2% प्लस 4.5%, यानी कुल मिला के 6.5%। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए आते हैं आगे। ये कुछ लिमिट्स वगैरह हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रेशियो है ना, वो रेशियो बिगड़ना नहीं चाहिए। आप जितना भी लोन ले रहे हो, वो लोन कभी भी 7:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ ऐसी जगह है जहां पे आप ये पैसा जो उठा रहे हैं ना, या इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी इसको बोलते हैं नेगेटिव रिस्क। कहां पे नहीं कर सकते, सबसे पहले तो रियल एस्टेट में नहीं कर पाओगे, ये FDI भी यहाँ पे डिसअलाउड है। इक्विटी शेयर में नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट में नहीं डाल सकते, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी आप नहीं कर सकते, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं कर सकते,
और रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन अगर आपने लिया है, यानी कि आपने एक लोन लिया दूसरे लोन को रिपे करने के लिए, ऐसा अलाउड नहीं है। ज्यादातर ये जो चीजें हैं ना, आप समझो ये चीज क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो मैं बाहर से पैसा लिया और इंडियन कैपिटल मार्केट में पैसा डाला तो शेयर मार्केट तो धड़ाम से ऊपर जाएगा, फिर वापस से पैसा जब मुझे चुकाना होगा तो पैसा निकालूंगा तो मार्केट धड़ाम से नीचे चला जाएगा, यानी मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। ताकि ऐसा फ्लक्चुएशन ना आए इसके लिए क्या किया गया है, इन सारी चीजों को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, चलो आते हैं आगे हम लोग। यहां पे देखिए कन्वर्जन क्या बोला गया है कि कन्वर्जन परमिटेड है क्या? यस परमिटेड है। कन्वर्जन ऑफ करेंसीज परमिटेड एक्सेप्ट इंडियन डिनोमिनेटेड ईसीबी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन डिनोमिनेटेड करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं चाहते हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिगड़े, तो इसको वजह से ये परमिटेड नहीं है। ECB can be availed, however the same cannot be availed by guarantee issued by an Indian bank or financial institution। गारंटी के थ्रू यहाँ पे ECB नहीं लिया जाएगा। Further, Indian bank are not allowed to invest into FCEB and FCCB। तो इंडियन बैंक जो है ना, ऊपर सब्सिडरी कवर्ड था, ध्यान देना। यहाँ पे कौन कवर्ड है, देखना ध्यान से, यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक कवर है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडियन बैंक की बात हो रही है। इंडियन बैंक एफसीईबी और एफसीसीबी में नहीं इन्वेस्ट कर सकता। आई होप दैट इज क्लियर। चलो यहाँ पे पार्किंग की बात की गई है, इसको आराम से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कन्वर्जन किया जा सकता है? यस कन्वर्जन किया जा सकता है। जो भी एप्लीकेबल गाइडलाइन होंगे उस समय उसको फॉलो कर लेना, जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फॉलो कर लेना। साथ ही साथ एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर एफडीआई व्हिच हैज टू बी ऑब्टेन्ड एज पर एक्सटेंड एफडीआई पॉलिसी। एफडीआई पॉलिसी जैसे भी उस समय चल रही है उसके हिसाब से आपको परमिशन देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 49% ही अलाउड है, तो 49% एक ऑटोमेटिक रूट, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका अप्रूवल रूट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्वर्जन आप कर सकते हैं, बट इट शुड बी विद द लेंडर कंसेंट। कंसेंट होना चाहिए विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। फिर एडिशनल कॉस्ट यानी ये जो हमने यहाँ पे ऑल इन कॉस्ट लिखा ना, ये ऑल इन कॉस्ट के अंदर ही रहना चाहिए, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। ये सिक्योरिटी, ये वाला पार्ट भी आप आराम से रीड कर लीजिएगा। थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस पे आते हैं अभी तो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हेजिंग प्रोविजन। कभी भी इससे क्वेश्चन आया नहीं है, तो क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हेजिंग प्रोविजन क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को किसी को पेमेंट करना है डॉलर में, पर मेरे को डर है कि भैया डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरे को बहुत एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ लोन लेके अपने पास डॉलर रख सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को पेमेंट करना ही है ना, तो कुछ लोन लेके अपने पास डॉलर रख लेता हूँ, यही वाले डॉलर को आगे पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके से मैं हेजिंग कर सकता हूँ। पर क्या ये हेजिंग अनलिमिटेड अलाउड होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है, द रीजन फॉर हेजिंग इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, कि भैया डॉलर बहुत बढ़ गया, बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हेजिंग। An infrastructure company raises ECB for a long period of time must form a board approved risk management policy। जो भी हम बार बार अगर डॉलर में डील कर रहे हैं ना, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। उस बोर्ड का नाम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, वो क्या बनाएगी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएगी। आगे, सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली हेज 70% ऑफ देयर एक्सपोजर इन केस ऑफ MAMP, यानी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 5 ईयर। भैया जिनका MAMP 5 साल से कम है ना, ऐसे लोग को कम से कम 70% हेज करना है। यानी सर वो 80, 90, 100 कितना भी चाहे कर सकते हैं, पर 70 से ज्यादा ही होना चाहिए। आगे, द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 वेरीफाइज द सेम एंड रिपोर्ट द सेम अंडर ECB2। ECB2 बच्चों एक फॉर्म का नंबर है, तो ECB2 में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमने हेजिंग किया। The following operational aspect with respect to hedging should be ensured। तो दो चीजें यहाँ पे बोली गई है, पहला कवरेज और दूसरा टेन्योर। टेन्योर क्या बोला गया है, मिनिमम 1 ईयर टेन्योर, और कवरेज क्या बोला गया है कि यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कवर होना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हमारा हेजिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन क्या चालू करेंगे, अब अपन स्पेशल इकोनॉमिक जोन चालू करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, देश को ये फील हुआ कि हमको ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा करना है। अगर हमको चाइना, अमेरिका जैसे देश बनना है तो हमको मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना पड़ेगा।
इसके लिए क्या लाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारे यहाँ पे टैक्स की छूट है, इलेक्ट्रिसिटी की छूट है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बेनिफिट में रखा जाता है। क्लियर? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेकिन सारे नहीं बनते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंपॉर्टेंस, दूसरा इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और तीसरा कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे एग्जम्प्टेड है, क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देखो क्या बोला गया, इट इज एन एरिया इन अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशन। यानी पूरे देश में अगर 5% चल रहा है रेट, तो यहाँ पे शायद 1% या 2% चलेगा, यानी यहाँ पे अलग किया जाएगा। पूरे देश में जो चल रहा है यहाँ पे उससे अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसलिए नाम भी क्या पड़ गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर देखिए गाइडलाइंस क्या होगा, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। भाई जब पूरे देश में अगर 500 किलो सामान बनता है तो तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा बनना चाहिए, तुमको बेनिफिट भी तो दे रहे हैं। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, प्रमोशन फॉर इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये वाला पॉइंट तो पूरे देश में एप्लीकेबल है, पर ये जो बीच के 3-4 पॉइंट है ना, ये बोला गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको करना पड़ेगा। आपको मैं एडिशनल बेनिफिट दे रहा हूं, ऐसी थोड़ी ना दे रहा हूं, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। चलो कौन कौन एसीफेट सेटअप कर सकता है, तो जो भी इंसान इंटरेस्टेड है वो सबमिट करेगा अपना प्रपोजल। किसको सबमिट करेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर को। किसको सबमिट करेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर को। डेवलपमेंट कमिश्नर टू सबमिट द प्रपोजल टू अप्रूवल कमिटी। फिर अप्रूवल कमिटी बोलेगी कि हाँ ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन सकता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में कौन कौन होंगे, ये सारा पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट कमिश्नर कौन होगा, डेवलपमेंट कमिश्नर इज द मेन अथॉरिटी ऑफ एसीजेड, ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर वन और मोर एसीजेड, ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी के पास ही है। वो डेवलपमेंट कमिश्नर लाएगा, डेवलपमेंट कमिश्नर बताएगा कि एसीजेड बनेगा या नहीं। फंक्शंस क्या क्या होंगे, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करेगा कि आपको इस तरीके से एसीजेड बनाना है। प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट, प्रमोट करेगा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कुछ चीजें देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन ये बनेगा कहां, स्टेट में बनेगा। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, डेवलपमेंट कमिश्नर। फिर मॉनिटर करेगा कि ये परफॉर्मेंस उतना जितना हम कुछ चाहते हैं उतना परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं। एंड लास्ट such other function as may be assigned by central government। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते जाएगी वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। फिर आते हैं अप्रूवल कमेटी पे। अप्रूवल कमेटी कौन सा था, अप्रूवल कमेटी वो है जो एसीजेड को अप्रूव करेगा तो वो बनेगा। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, अप्रूव द इंपोर्ट और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड फ्रॉम डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर कैरिंग ऑन द ऑथराइज्ड ऑपरेशन बाय अ डेवलपर। क्या क्या सामान लेना है इसका परमिशन भी कौन देगा, अप्रूवल कमेटी। मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन, आपने सामान ले लिया, अब उस सामान को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। तीसरा, अप्रूव मॉडिफाई रिजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विस और वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग इन एसीजेड। आप कितना काम करेंगे नहीं करेंगे, इसका अप्रूवल, मॉडिफिकेशन, रिजेक्शन सब कौन कर रहा है, अप्रूवल कमेटी। यानी आसान भाषा में कहूं तो अप्रूवल कमेटी पूरा करता रहता है इनका। फिर अलाउ ऑन रिसिप्ट और अप्रूवल फॉरेन कोलैबोरेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इसको देश से अलग ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे पैसा ज्यादा है, यहाँ पे काम ज्यादा हो। तो ये सारी चीजों को भी कौन मॉनिटर करेगा, हमारा अप्रूवल कमेटी। मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा कि सारे कंप्लायंस पूरे हो रहे हैं या नहीं, और एनी अदर फंक्शन एज डेलीगेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो एसीजेड अथॉरिटी क्या है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से हो, इसका डेवलपमेंट का भार किसको दिया गया, एसीजेड अथॉरिटी। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा, फंक्शंस को रिव्यू करेगा कि एसीजेड अच्छे से कर रहा है या नहीं। लेवी यूजर और सर्विस चार्ज और फीस और रेंट फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द अथॉरिटी। अब देखिए क्या है, सरकार को ऐसा फील हुआ कि मैं एसीजेड अगर किसी को भी बना दूंगा और वो काम नहीं करेगा तो इसमें तो हमको घाटा हो जाएगा, तो बोला इसलिए हम कुछ ना कुछ चार्ज भी यहाँ पे करेंगे। और लास्ट, परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डन एवरीवन।
तो एसईजेड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो गए, ईसीबी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर हो गए। एकदम शॉर्ट स्पैन में हमने दोनों चैप्टर को कवर कर लिया। अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज बनता है इन दोनों चैप्टर का, तो अच्छे से करके जाना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए उन सारे पॉइंट्स को करना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।